नमस्कार, मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। स्वागत है आपका केपी न्यूज की जानकारी विशेष में। बदलते दौर और हालात को देखते हुए कुछ नए बदलाव और कानूनों की आवश्यकता होती है। इसी के तहत हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में कुछ नए कानून पास किए गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों सदनों में कौन से कानून पास हुए हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय बिल पारित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा, ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ऐसे में जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक के सफर में क्या नया है, क्या बाहर हो गया है, क्या बदल दिया गया है। अब एक नजर कानूनों पर। सबसे पहले बात करेंगे राजद्रोह की। अब राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह होगा। क्या सजा होगी तो वो आपको बताते हैं। आईपीसी में धारा 124A में राजद्रोह को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। इस कानून को निरस्त कर दिया है। अब बीएनएस में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। देशद्रोह में प्रावधान किया गया है कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बीएनएस में धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बीएनएस में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया कानून सरकार की आलोचना करने पर दंडित नहीं करेगा। शाह ने कहा कि अब हम एक आजाद देश है। किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल जाना चाहिए। अब दूसरी कानून की बात करेंगे जिसके तहत शादी के नाम पर धोखाधड़ी की तो सजा मिलेगी। जी हां, अब शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में खंड 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में प्रावधान है। शादी के नाम पर धोखेबाजी या पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध घोषित किया गया है। लव जिहाद से निपटने के लिए सजा तय की गई है। क्लॉज 69 कहता है कि जो कोई भी धोखे से या महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मुकर जाता है तो ऐसे मामले अपराध की श्रेणी में आएंगे। दोषी को 10 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे नाबालिग से रेप में दोषी पाए गए तो क्या होगा इस मुद्दे की। तो ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आईपीसी में धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें वो 7 परिस्थितियां भी बताई गई है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। वहीं आईपीसी में धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि बीएनएस में से धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभी तक दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 72 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा बढ़कर 20 साल तक कर दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का भी प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल जेल की सजा या मौत की सजा हो। जेंडर न्यूट्रलिटी में महिलाओं को आरोपी बनाया जाएगा। हाँ, अब महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा। बलात्कार का कानून सिर्फ महिलाओं को लेकर लागू होता है। बीएनएस ने कुछ अन्य कानूनों, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कानूनों में बदलाव किया है। नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराध में आईपीसी की धारा 361 अलग अलग आयु सीमा निर्धारित कर दी। पुरुष के लिए 16 और महिला के लिए 18 वर्ष। बीएनएस ने दोनों के लिए 18 साल निर्धारित कर दिया है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने आईपीसी की धारा 354A और ताक झांक आईपीसी 354C के अपराध में अब बीएनएस के तहत आरोपियों के लिए जेंडर न्यूट्रलिटी लागू होगा, यानी अब महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। मॉब लिंचिंग में सजा का क्या प्रावधान। सरकार ने पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई का मन बना लिया है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा तक देने की व्यवस्था की है।
अभी तक मॉब लिंचिंग के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर धारा 101(2) में सजा का प्रावधान है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र से मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। बीएनएस में हत्या के लिए धारा 101 में सजा का प्रावधान है। इसमें 2 सबसेक्शन है। धारा 101(1) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा बीएनएस में हत्या की कोशिश के मामले में धारा 107 के तहत एक्शन होगा। इसी तरह गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर कम सजा होगी, लेकिन हिट एंड रन यानी कि घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा होगी। भगोड़े अपराधियों पर क्या कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा? हाँ, अब बीएनएस में भगोड़े अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। उनकी गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई नहीं रुकेगी। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध को कैसे परिभाषित किया, ये अब आपको बताते हैं। बीएनएस में पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। संगठित अपराध के तहत सिंडिकेट्स या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सबसे चर्चित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 है। ये विशेष कानून निगरानी की व्यापक शक्तियां निर्धारित करते हैं। नए कानून में संगठित अपराध करने के प्रयास और संगठित अपराध करने के लिए सजा एक ही है, लेकिन इस आधार पर अंतर किया गया है कि मौत कथित अपराध के कारण हुई है या नहीं। मौत से जुड़े मामलों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन जहां अपराध के कारण कोई मृत्यु नहीं होती है तो वहां अनिवार्य न्यूनतम सजा 5 साल निर्धारित की गई है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे संगठित अपराध की एक अलग श्रेणी भी रखी गई है, जो चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, अनाधिकृत टिकटों की बढ़ती बिक्री, सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री को अपराध मानती है। इससे पहले जो विधेयक लाया जा रहा था उसमें छोटे संगठित अपराध की परिभाषा में व्यापक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नए बिल में शब्द हटा दिया गया है। हालांकि इस प्रावधान का उद्देश्य रोजमर्रा की पुलिसिंग में छोटे कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि सामान्य चोरी आदि से कैसे अलग होगा। आतंकवाद पर कैसे कार्रवाई होगी? पहले आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन बीएनएस में आतंकवाद को लेकर प्रावधान किया गया है। बीएनएस आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के एक एनालिसिस के मुताबिक आतंकवाद की परिभाषा फिलीपींस के आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2020 से ली गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंक के वित्त पोषण से जुड़े अपराध यूएपीए की तुलना में बीएनएस यानी नए कानून में व्यापक है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि यूएपीए और बीएनएस दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, खासकर तब जब प्रक्रियात्मक रूप से यूएपीए ज्यादा सख्त है और मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में की जाती है। आतंकवाद को लेकर नए कानून के तहत जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी परिभाषा से जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। बीएनएस में धारा 113 में इन सभी कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। सरकारी कार्रवाई में बाधा या आत्महत्या के प्रयास में क्या होगा? आत्महत्या के प्रयास को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। नए प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति किसी भी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह अपराध माना जाएगा और जेल की सजा निर्धारित की जाएगी। इसे सामुदायिक सेवा के साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आत्मदाह या भूख हड़ताल को रोकने के लिए भी प्रावधान लागू होगा। बता दें कि सामुदायिक सेवा को एक ऐसी सजा माना जाएगा जो समाज के लिए फायदेमंद है। अब इंसाफ के लिए भटकना पड़ेगा क्या? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, इसका जवाब भी आपको देते हैं। सरकार का दावा है कि अब इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे।
इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिन के भीतर 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है तो 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होगी। तो ये था केपी न्यूज जानकारी विशेष। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। हम आप तक हर खास और अहम जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।